नमस्कार। आज हम केमिस्ट्री और एनर्जी सेक्टर के सबसे चर्चित विषय पर बात करने वाले हैं। आपने अखबारों में या न्यूज़ अक्सर सुना होगा कि ग्रीन हाइड्रोजन हमारा भविष्य का ईंधन है, फ्यूल ऑफ द फ्यूचर। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया अचानक हाइड्रोजन के पीछे क्यों भाग रही है? पेट्रोल, डीजल और कोयला सदियों से चला रहा है, फिर आज हम बदलाव की ज़रूरत क्यों पड़ी? इसका जवाब सिर्फ प्रदूषण नहीं, बल्कि इसका जवाब एनर्जी सिक्योरिटी और इकोनॉमिक्स। आज पूरी दुनिया में दो बड़ी समस्याओं से जूझ रही है। पहली, क्लाइमेट चेंज, जो अब हमारी दरवाजे पर दस्तक दे रहा है, और दूसरी, बढ़ती हुई ईंधन की कीमतें। ऐसे में वैज्ञानिक एक ऐसे ईंधन की तलाश में थे जो न सिर्फ शक्तिशाली हो, बल्कि जिससे पर्यावरण को भी नुकसान ना हो। और पीरियोडिक टेबल का सबसे पहला और सबसे हल्का एलिमेंट हाइड्रोजन ही हमारे जवाब बनकर सामने आया है। एक केमिस्ट्री छात्र या विज्ञान प्रेमी होने के नाते यह समझना बहुत ज़रूरी है कि हाइड्रोजन ग्रीन कैसे बनता है। पानी H2 से हाइड्रोजन को अलग करना सुनने में आसान लगता है, लेकिन जब हम इसे बड़े पैमाने पर करना चाहते हैं तो केमिस्ट्री और इंजीनियरिंग के सामने कई चुनौतियां खड़ी हो जाती है। यह कोई जादू नहीं, यह शुद्ध विज्ञान है, और आज के इस सेशन में हम इस विज्ञान को समझेंगे। अगले कुछ मिनटों में मैं आपको कुछ स्लाइड के जरिए समझाऊंगा कि ग्रीन हाइड्रोजन बनाने की प्रक्रिया और उसकी केमिस्ट्री क्या है, इसकी कीमतें आज इतनी ज़्यादा क्यों है, और सबसे अहम, भारत का इसमें क्या भविष्य है। क्या वाकई ही 2030 तक हम पेट्रोल को पीछा छोड़ देंगे? तो चलिए इस विषय को गहराई से समझने के लिए सीधा चलते हैं अपनी प्रेजेंटेशन स्क्रीन पर। कृपया ध्यान से देखिए, और आपको कोई सवाल हो तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। आइए शुरू करते हैं। द डीप डाइव में आपका स्वागत है। हाँ। तो आज का हमारा विषय है ग्रीन हाइड्रोजन। राइट। कुछ लोग इसे भविष्य का चमत्कारी ईंधन कहते हैं, तो कुछ इसे एक बहुत महंगा और अव्यावहारिक सपना मानते हैं। राइट। तो सच्चाई क्या है? क्या ये वाकई हमारी दुनिया बदल सकता है? आज की हमारी चर्चा का मिशन है हमारे पास जो स्रोत हैं उनके आधार पर इसी सवाल का जवाब खोजना। बिल्कुल। और ये सवाल बहुत जरूरी है, क्योंकि ग्रीन हाइड्रोजन पर आप देखें अरबों डॉलर का दांव लगा है। हमें ये समझना होगा कि ये प्रचार और वास्तविकता के बीच कहाँ खड़ा है। ये हर चीज का जवाब नहीं है, लेकिन हाँ, कुछ विशेष हार्ड टू अबेट क्षेत्र हैं, मतलब वो उद्योग जहां कार्बन उत्सर्जन कम करना लगभग नामुमकिन सा लगता है, उनके लिए ये सच में एक क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है। तो चलिए बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं। जब हम कहते हैं ग्रीन हाइड्रोजन, तो इसका मतलब क्या है? हाइड्रोजन तो हमने स्कूल में भी पढ़ा था, ये ग्रीन यानी हरा क्यों है? देखिए, ये सबसे जरूरी सवाल है। हाइड्रोजन बनाने के कई तरीके हैं, लेकिन ये ग्रीन सिर्फ तभी कहलाता है जब इसे बनाने की प्रक्रिया में जीरो कार्बन उत्सर्जन हो। और इसका तरीका है पानी का इलेक्ट्रोलिसिस। एक मशीन होती है, उसे इलेक्ट्रोलाइजर कहते हैं, जो पानी यानी H2O में बिजली दौड़ाकर उसे उसके मूल तत्वों में तोड़ देती है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अच्छा, तो इसमें ग्रीन वाला हिस्सा कहाँ से आया? ग्रीन वाला हिस्सा आती है वो बिजली। अगर इलेक्ट्रोलाइजर को चलाने के लिए इस्तेमाल होने वाली बिजली 100% नवीकरणीय स्रोतों से आती है, जैसे सौर या पवन ऊर्जा, तभी उस हाइड्रोजन को ग्रीन कहा जाएगा। अगर वही प्रक्रिया कोयले से बनी बिजली से की जाए तो वो ब्राउन हाइड्रोजन है। और जो प्राकृतिक गैस से बनती है? वो ग्रे हाइड्रोजन है। जैसा कि आज दुनिया का लगभग 95% हाइड्रोजन बनता है। तो असली खेल बिजली के स्रोत का है। ये बात तो साफ हो गई,
लेकिन हमारे स्रोतों में एक और दिलचस्प बात सामने आई जिस पर मेरा ध्यान गया, पानी की खपत। सुनने में तो सीधा लगता है, पानी से हाइड्रोजन बनाया, लेकिन असल में कितना पानी लगता है? हाँ, और ये आंकड़ा थोड़ा चौंकाने वाला है। सिद्धांत में मतलब केमिस्ट्री के हिसाब से 1 किलो हाइड्रोजन बनाने के लिए 9 किलो पानी चाहिए। लेकिन असल दुनिया की प्रक्रियाएं कभी भी पूरी तरह से कुशल नहीं होती। पानी को शुद्ध करना पड़ता है, कुछ भाप बनकर उड़ जाता है। इन सबको मिलाकर 1 किलो हाइड्रोजन बनाने के लिए असल में 18 से 24 किलो पानी लग जाता है। अरे, ये तो दुगने से भी ज्यादा है। हाँ, ये कुछ ऐसा है कि 1 कप चाय बनाने के लिए आप पूरी केतली भर पानी उबालें और ज्यादातर भाप बनकर उड़ जाए। हाँ, जिन देशों में पहले से ही पानी की किल्लत है, उनके लिए तो ये एक बहुत बड़ा सिरदर्द बन सकता है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये एक बहुत बड़ा और अक्सर नजरअंदाज किया जाने वाला पहलू है। चलिए अब उस मशीन पर आते हैं जो ये सारा काम करती है, इलेक्ट्रोलाइजर। यहाँ पर हमारे स्रोतों में एक बहुत दिलचस्प बात सामने आई। मुझे लगता था कि पानी से हाइड्रोजन बनाने का बस एक ही तरीका होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। मुख्य रूप से तो कई अलग-अलग तकनीकें हैं और हर एक की अपनी कहानी है। हाँ, और ये जानना जरूरी है क्योंकि यहीं पर लागत और दक्षता का सारा खेल टिका है। देखिए, मुख्य रूप से आज बाजार में 2 तकनीकों का बोलबाला है। पहली है एल्कलाइन इलेक्ट्रोलाइजर। ये समझिए इस रेस का पुराना भरोसेमंद घोड़ा है। ये तकनीक 30 से ज्यादा सालों से इस्तेमाल हो रही है। ये मजबूत है और इसकी शुरुआती लागत भी कम है। एक मिनट, अगर ये तकनीक 30 साल से ज्यादा पुरानी, भरोसेमंद और सस्ती है, तो फिर हम नई महंगी तकनीकों की बात ही क्यों कर रहे हैं? इसमें जरूर कोई ऐसी बड़ी कमी होगी जो इसे भविष्य के लिए मतलब अनुपयुक्त बनाती है। बिल्कुल सही सवाल। इसकी सबसे बड़ी कमी है इसकी सुस्ती। ये बिजली के उतार चढ़ाव पर बहुत धीमी प्रतिक्रिया देती है। अब सोचिए, सौर और पवन ऊर्जा तो लगातार घटती बढ़ती रहती है। कभी बादल आ गए, कभी हवा रुक गई। एल्कलाइन इलेक्ट्रोलाइजर इतनी तेजी से खुद को एडजस्ट नहीं कर पाता, जिससे उसकी दक्षता कम हो जाती है और साथ ही ये काफी जगह भी घेरता है। अच्छा, तो ये एक स्थिर 24 घंटे चलने वाले पावर प्लांट के लिए तो ठीक है, लेकिन नए जमाने की रिन्यूएबल एनर्जी के लिए नहीं। तो इसका जवाब क्या है? यहीं पर दूसरी तकनीक आती होगी जिसे पीईएम कहते हैं। एकदम सही। पीईएम यानी प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन। ये इस रेस का नया तेज रफ्तार वाला स्पोर्ट्स कार मॉडल है। ये बिजली के उतार चढ़ाव पर सेकंडों में प्रतिक्रिया देता है, इसलिए यह सौर और पवन ऊर्जा के लिए एकदम सही है। ये आकार में बहुत छोटा होता है और इससे बनने वाला हाइड्रोजन भी बहुत शुद्ध होता है। सुनने में तो ये हर तरह से बेहतर लगता है। तो फिर सब लोग इसी का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? इसमें भी जरूर कोई बड़ी अड़चन होगी। हाँ, और वो अड़चन बहुत बहुत बड़ी है, पैसा। यह तकनीक बहुत महंगी है क्योंकि इसकी झिल्ली यानी मेम्ब्रेन बनाने के लिए प्लैटिनम और इरिडियम जैसी कीमती और दुर्लभ धातुओं का इस्तेमाल होता है। और जब भी किसी चीज में प्लैटिनम और दुर्लभ धातु जैसे शब्द आते हैं तो मेरे दिमाग में एक ही घंटी बजती है, पैसा। जाहिर है ये तकनीक बहुत महंगी होगी। तो चलिए अब इसकी लागत पर ही आते हैं। ये पारंपरिक ग्रे हाइड्रोजन के मुकाबले कितना महंगा पड़ता है? पहले बस एक बात और जोड़ दूं, इन दोनों की कमियों को दूर करने के लिए कुछ नई हाइब्रिड तकनीकें भी विकसित हो रही हैं, जैसे एईएम और सॉलिड ऑक्साइड। उनका मकसद है कम लागत और उच्च दक्षता को एक साथ लाना, लेकिन वे अभी पूरी तरह से परिपक्व नहीं है। तो आज असली मुकाबला पुरानी सस्ती एल्कलाइन और नई महंगी पेम के बीच ही है। ठीक है, तो ये एक क्लासिक दुविधा है। एक तरफ पुरानी, भरोसेमंद और सस्ती तकनीक जो थोड़ी सुस्त है, दूसरी तरफ नई, तेज तकनीक जो बहुत महंगी है और दुर्लभ संसाधनों पर निर्भर है। अब आते हैं लागत पर। हमारे स्रोतों के मुताबिक ग्रीन हाइड्रोजन की कीमत आज $3 से $8.5 प्रति किलोग्राम के बीच है, जबकि ग्रे हाइड्रोजन सिर्फ $1 से $2 में मिल जाता है। ये तो 4 से 8 गुना ज्यादा है। इस कीमत पर तो कोई भी उद्योग इसे नहीं अपनाएगा। ये तो बस एक अकादमिक प्रयोग जैसा लगता है ना? आपका संदेह बिल्कुल जायज है और यही इस उद्योग की सबसे बड़ी चुनौती है। इसे व्यावहारिक बनाने के लिए हमें समझना होगा कि ये इतना महंगा क्यों है। जब हम इसकी लागत को तोड़ते हैं तो एक चौंकाने वाली बात सामने आती है। कुल रनिंग कॉस्ट, मतलब चलाने का जो कुल खर्च है, उसका 60 से 80% तो सिर्फ बिजली का बिल ही होता है। मतलब इलेक्ट्रोलाइजर मशीन की कीमत से भी ज्यादा बिजली की लागत है। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि ग्रीन हाइड्रोजन का भविष्य असल में सस्ती सौर और पवन ऊर्जा के भविष्य से जुड़ा है। अगर बिजली सस्ती नहीं हुई तो ग्रीन हाइड्रोजन कभी सस्ता नहीं हो सकता। आपने बिल्कुल नब्ज पकड़ ली।
दूसरा सबसे बड़ा खर्च है कैपेक्स, यानी मशीनरी की शुरुआती लागत। इसे कम करने के लिए 2 स्तरों पर काम हो रहा है। पहला, बड़े पैमाने पर उत्पादन। जैसे जैसे हम गीगावाट स्केल पर फैक्ट्रियां लगाएंगे, प्रति यूनिट लागत कम होती जाएगी। और दूसरा है लर्निंग बाय डूइंग। लर्निंग बाय डूइंग। हाँ, यानी हम जितना ज्यादा बनाएंगे उतना ही बेहतर और सस्ते में बनाना सीखते जाएंगे। भविष्य के लिए क्या अनुमान है? क्या ये कभी ग्रे हाइड्रोजन जितना सस्ता हो पाएगा? अनुमान यही है कि 2030 तक दुनिया की उन जगहों पर जहां बहुत अच्छी धूप और हवा है, ग्रीन हाइड्रोजन की लागत $2 प्रति किलोग्राम से नीचे आ सकती है। अगर ऐसा हो गया तो ये खेल बदल देगा। वैसे एक कंपनी SGH2 का दावा है कि वो कचरे को गैसिफाई करके जो हाइड्रोजन बना रहे हैं, उसकी कीमत आज ही $2 है और वो ग्रीन से भी ज्यादा ग्रीन है। हालांकि इसे अभी बड़े पैमाने पर साबित करना बाकी है। ठीक है, मान लेते हैं कि 2030 तक ये सस्ता हो जाता है। लेकिन फिर भी सवाल वही है, अगर ये इतना जटिल है तो हम इस पर इतना ध्यान क्यों दे रहे हैं? आखिर इसका इस्तेमाल कहाँ होगा? उन जगहों पर जहाँ सीधी बिजली काम नहीं कर सकती। सही। इसका सबसे पहला और सीधा उपयोग है उद्योगों में। आज तेल रिफाइनिंग और अमोनिया, जिससे खाद बनती है, बनाने में भारी मात्रा में ग्रे हाइड्रोजन का इस्तेमाल होता है। ग्रीन हाइड्रोजन आसानी से उसकी जगह ले सकता है और इन उद्योगों को तुरंत डीकार्बोनाइज कर सकता है। और स्टील का क्या? वो तो सबसे ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों में से एक है। स्टील उत्पादन में ये वाकई एक क्रांति हो सकती है। आज दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाली स्टील फैक्ट्रियों की चिमनियों से हर दिन हजारों टन CO2 निकलता है। कल्पना कीजिए कि वही चिमनियां सिर्फ पानी की भाप छोड़ रही हों। वाह! ग्रीन स्टील का मतलब यही है, कोयले की जगह हाइड्रोजन का इस्तेमाल करके बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए हमारे शहरों के लिए स्टील बनाना। ये एक बहुत बड़ी बात है। उद्योग के अलावा परिवहन भी एक बड़ा क्षेत्र है। यहाँ इसकी क्या भूमिका है? यहाँ हमें बहुत स्पष्ट होना होगा। ये छोटी कारों के लिए नहीं है, वहाँ बैटरी ज़्यादा कारगर है। हाइड्रोजन का असली रोल है भारी परिवहन में, जैसे लंबे रूट पर चलने वाले ट्रक, बसें, मालवाहक जहाज और यहाँ तक कि हवाई जहाज। इन सब में बैटरी का वजन और चार्जिंग में लगने वाला लंबा समय एक बहुत बड़ी समस्या है। हाइड्रोजन फ्यूल सेल वाले ट्रक मिनटों में रिफ्यूल हो सकते हैं और एक बार में सैकड़ों किलोमीटर चल सकते हैं। और क्या हम इस अतिरिक्त बिजली से कुछ और भी कर सकते हैं, जैसे उसे स्टोर करना? मतलब क्या हम धूप और हवा को एक बॉटल में बंद कर सकते हैं? एक तरह से हाँ। ये इसका एक और बहुत बड़ा उपयोग है ऊर्जा भंडारण। जब हवा तेज चल रही हो या धूप तेज हो और ग्रिड को उतनी बिजली की जरूरत ना हो, तो हम उस अतिरिक्त बिजली से ग्रीन हाइड्रोजन बनाकर उसे टैंकों में स्टोर कर सकते हैं। फिर जब ऊर्जा की जरूरत हो तो उस हाइड्रोजन से फ्यूल सेल के जरिए वापस बिजली बना सकते हैं। अच्छा, ये ग्रिड को स्थिर रखने का एक शानदार तरीका है, खासकर लंबे समय के लिए, जैसे पूरे मौसम के लिए ऊर्जा स्टोर करना। ये तो बहुत ही कमाल का आइडिया है। और आपने ग्रीन अमोनिया का भी जिक्र किया था। वो हाइड्रोजन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में कैसे मदद करता है? देखिए, हाइड्रोजन को गैस के रूप में लंबी दूरी तक ले जाना बहुत मुश्किल और महंगा है। तो हम एक स्मार्ट तरीका अपनाते हैं। हम ग्रीन हाइड्रोजन को हवा से नाइट्रोजन के साथ मिलाकर जीरो कार्बन ग्रीन अमोनिया बना लेते हैं। अमोनिया को तरल रूप में सामान्य जहाजों में आसानी से दुनिया भर में भेजा जा सकता है। ये हाइड्रोजन के लिए एक तरह का डिलीवरी ट्रक है और साथ ही ये खुद भी एक ग्रीन खाद और जहाजों के लिए एक साफ ईंधन है। ठीक है, हमने इसे बना लिया, इसके उपयोग भी जान लिए। अब उस हिस्से पर आते हैं जो किसी भी बड़े प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा सिरदर्द होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर। इस चीज को एक जगह से दूसरी जगह कैसे ले जाएंगे? ये तो एक बहुत बड़ी इंजीनियरिंग चुनौती लगती है। और ये है भी। हाइड्रोजन का अणु बहुत छोटा और हल्का होता है, इसलिए इसे संभालना मुश्किल है। इसे स्टोर करने के 2 मुख्य तरीके हैं। या तो इसे बहुत ज्यादा दबाव पर टैंकों में कंप्रेस करके रखा जाए, या फिर इसे -253 डिग्री सेल्सियस के बेहद ठंडे तापमान पर तरल बनाकर रखा जाए। -253? जी, जिसमें बहुत ऊर्जा खर्च होती है। बड़े पैमाने पर भंडारण के लिए जमीन के नीचे नमक की विशाल गुफाएं यानी सॉल्ट कैवर्न्स सबसे अच्छा विकल्प मानी जाती हैं। और पाइपलाइन का क्या? क्या हम मौजूदा प्राकृतिक गैस की पाइपलाइनों का इस्तेमाल नहीं कर सकते? इससे तो बहुत सारा पैसा और समय बच जाएगा। ये विचार बहुत आकर्षक है और इस पर काफी शोध हो रहा है। लेकिन इसमें हाइड्रोजन एम्ब्रिटलमेंट नाम की एक बड़ी तकनीकी समस्या है। एम्ब्रिटलमेंट? हाँ, इसे ऐसे समझिए जैसे दीमक लकड़ी को अंदर से खोखला कर देती है। हाइड्रोजन के बहुत छोटे अणु स्टील के पाइप में घुसकर उसे अंदर से कमजोर और भंगुर बना देते हैं।
बाहर से पाइप ठीक दिखता है, लेकिन अंदर से वो टूटने की कगार पर पहुंच सकता है। अच्छा, इसलिए हमें या तो नई पाइपलाइनें बनानी होंगी या मौजूदा पाइपलाइनों को अपग्रेड करना होगा। इन सभी चुनौतियों को देखते हुए कोई भी कंपनी अकेले इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बनाएगी? ये तो बहुत जोखिम भरा काम है। इसी समस्या से निपटने के लिए दुनिया भर की सरकारें हाइड्रोजन हब या हाइड्रोजन वैली की अवधारणा को बढ़ावा दे रही हैं। इसका मतलब है कि एक ही भौगोलिक क्षेत्र में हाइड्रोजन का उत्पादन, भंडारण, परिवहन और उपयोग करने वाली सारी इंडस्ट्रीज को एक साथ लाया जाए, ताकि वो इंफ्रास्ट्रक्चर साझा कर सके। बिल्कुल। इससे लागत कम होती है और शुरुआती जोखिम भी घट जाता है। ये तो बहुत ही व्यवहारिक तरीका लगता है। क्या इस पर कोई असल काम हो रहा है? जी, और इसे बहुत गंभीरता से लिया जा रहा है। उदाहरण के लिए, अमेरिका ने ऐसे कई हब बनाने के लिए $8 बिलियन का फंडामेंटेड किया है। यूरोपीय संघ ने भी 2030 तक 10 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन बनाने और 10 मिलियन टन आयात करने का लक्ष्य रखा है। जाहिर है, इस तरह की महत्वाकांक्षी योजना को सफल बनाने के लिए सिर्फ तकनीक और इंफ्रास्ट्रक्चर ही काफी नहीं है। सरकार की नीतियों का भी बड़ा हाथ होगा। लागत के इतने बड़े अंतर को कैसे पाटा जाएगा? इसके लिए यूरोपियन हाइड्रोजन बैंक जैसी पहल की गई है। ये नीलामी के जरिए उन उत्पादकों को सब्सिडी देती है जो सबसे कम कीमत पर ग्रीन हाइड्रोजन बना सकते हैं। इसका मकसद ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रे हाइड्रोजन के बीच की कीमत को सरकारी मदद से भरना है, ताकि उद्योग इसे अपनाना शुरू कर सकें। ये सब सुनने में तो बहुत आशाजनक लगता है, लेकिन हमारे स्रोतों में कुछ और बड़ी चुनौतियों का भी जिक्र है जो अभी भी रास्ते में खड़ी हैं। हाँ, और इन पर बात करना बहुत जरूरी है। पहली है महत्वपूर्ण सामग्रियां। हमने पीएम इलेक्ट्रोलाइजर की बात की थी, जो बहुत कुशल है, लेकिन उसमें इरिडियम और प्लैटिनम लगता है। समस्या यह है कि इरिडियम दुनिया की सबसे दुर्लभ धातुओं में से एक है। हमारे स्रोतों के अनुसार पूरी दुनिया की वार्षिक इरिडियम आपूर्ति से केवल लगभग 75 गीगावाट क्षमता के ही इलेक्ट्रोलाइजर बनाए जा सकते हैं। 75 गीगावाट, ये तो हमारी ज़रूरत के हिसाब से बहुत ही कम है अगर हमें इसे दुनिया भर में फैलाना है। इसका मतलब तो ये हुआ कि या तो हमें इरिडियम के बिना काम करने वाली तकनीक खोजनी होगी या फिर रिसाइकलिंग का कोई बहुत ही कुशल तरीका निकालना होगा। बिल्कुल। और दूसरी बड़ी चिंता वही है जिससे हमने बात शुरू की थी, पानी। 1 गीगावाट की इलेक्ट्रोलिसिस सुविधा एक साल में लगभग उतना ही पानी इस्तेमाल करती है जितना 70,000 लोगों का एक छोटा शहर। बाप रे! इसलिए कहीं भी ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट लगाने से पहले यह पक्का करना बेहद जरूरी है कि वहां पानी की कोई कमी ना हो। हम ऊर्जा की समस्या को हल करते हुए पानी की एक नई समस्या पैदा नहीं कर सकते। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या है? इस सब का क्या मतलब निकलता है? सार ये है कि ग्रीन हाइड्रोजन कोई जादुई छड़ी नहीं है जो हमारी सारी ऊर्जा समस्याओं को एक झटके में हल कर देगी। ये महंगा है, इसे बनाना और संभालना मुश्किल है, और इसके लिए बड़े पैमाने पर नए इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है। लेकिन ये उन मुश्किल क्षेत्रों जैसे भारी उद्योग और लंबी दूरी के परिवहन को डीकार्बनाइज करने के लिए हमारे पास मौजूद सबसे शक्तिशाली उपकरणों में से एक है। तो इसका रास्ता आसान नहीं है। सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि हम लागत, इंफ्रास्ट्रक्चर और सामग्री की आपूर्ति जैसी इन बड़ी चुनौतियों से कितनी जल्दी और कितनी कुशलता से निपटते हैं। बिल्कुल। और यहाँ सुनने वालों के लिए सोचने के लिए एक विचार है। इन सभी स्रोतों में ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन और उपयोग पर बहुत ध्यान दिया गया है, लेकिन ये एक सवाल खड़ा करता है। जैसे जैसे हम ये विशाल नया इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, पाइपलाइनें, स्टोरेज सुविधाएं, इलेक्ट्रोलाइजर फैक्ट्रियां, हम ये कैसे सुनिश्चित करें कि इन तकनीकों की एंड ऑफ लाइफ योजना, मतलब जब ये चीजें अपनी उम्र पूरी कर लेंगी तो उनका क्या होगा? जी, वो शुरू से ही हमारी योजना में शामिल हों, जैसे इलेक्ट्रोलाइजर से कीमती धातुओं की रिसाइकलिंग या पुरानी पाइपलाइनों को सुरक्षित रूप से बंद करना। हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि हम एक पर्यावरणीय समस्या को हल करते हुए कोई दूसरी नई समस्या ना खड़ी कर दें।